कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा है कि इन तीन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार छीना। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 कभी वापस नहीं आएगी। 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो, अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला। सेना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए, अच्छा ही किया भाई, बना दिया। आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने का इनका फैसला था। मोदी जी ने तय किया कि कांग्रेस को जो कहना है वो करे, एनसी को जो करना है वो करे। हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे और देंगे। मैं आपको बताता हूं नौशेरा वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका के डेलावेयर में हुई क्वाड की बैठक के बाद वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क में आज रात पीएम मोदी का कार्यक्रम है। वो आज भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी क्वाड की बैठक में शामिल हुए, जहां भारत और पीएम मोदी के शांति प्रयासों की खूब तारीफ की गई। क्वाड की बैठक में चीन के विस्तारवादी नीतियों पर भी सवाल उठाए गए। क्वाड की बैठक में शामिल होने अमेरिका पहुंचे मोदी का खुद जो बाइडेन ने गले मिलकर शानदार तरीके से स्वागत किया। एक तरफ क्वाड की बैठक में भारत और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों, संकल्प की तारीफ हुई, तो वहीं क्वाड समिट में चीन पर निशाना भी साधा गया। इस समिट में चीन पर करारा हमला किया गया। चीन की विस्तारवादी और सैन्य गतिविधियों पर सवाल उठाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चीन पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन राजनीतिक अशांति से कम करने के लिए आर्थिक आक्रामकता दिखा रहा है। उन्होंने चीन के दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिण चीन, दक्षिण एशिया और ताइवान में आक्रामक रुख पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि तीव्र प्रतिस्पर्धा के लिए गहन कूटनीति की जरूरत होती है। उन्होंने कुछ समय पहले जिनपिंग से हुई बात का भी जिक्र किया है और चीन से संघर्ष को कम करने पर जोर दिया। शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने के समर्थन करते हैं। मोदी के अमेरिका दौरे से टेंशन में चीन। क्वाड के 4 यार, ड्रैगन के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार। अमेरिका के डेलावेयर में हुई क्वाड समिट में साउथ चाइना सी में चीन की गतिविधियों पर निशाना साधा गया। और यही वजह है कि जब भी क्वाड देशों की बात सामने आती है तो चीन का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ड्रैगन आंख दिखाने लगता है, धमकी देता है, लेकिन क्वाड देश उसकी हर धमकी का जवाब भी उसी अंदाज में देते हैं। और क्वाड में शामिल देश चीन को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात पर कायम रहते हैं। क्वाड की मीटिंग अमेरिका में हुई, लेकिन 6500 किलोमीटर दूर बीजिंग में खलबली मची हुई है, क्योंकि ड्रैगन जानता है कि इस मीटिंग के बाद जो चक्रव्यूह तैयार हुआ है उसकी काट खोजना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। क्वाड का जाल, जिनपिंग ने उठाए सवाल। क्वाड मीटिंग ने उड़ाई जिनपिंग की नींद। क्वाड में मोदी के मैसेज से जिनपिंग परेशान हैं, क्योंकि चीन पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व बढ़ाने की नीति पर काम करता है और इसके लिए वो अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ साजिश भी रचता रहता है। लेकिन उसकी इस कोशिश को पीएम मोदी ने क्वाड की इस बैठक से साफ संदेश दे दिया। साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर
क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। चीन और भारत के बीच काफी लंबे समय से सीमा विवाद रहा है। ऐसे में अगर सीमा पर उसकी भड़काऊ हरकतें बढ़ती हैं, तो चीन को सबक सिखाने के लिए भारत के साथ क्वाड देश खड़े हो सकते हैं और क्वाड के जरिए दबाव बढ़ाकर भारत चीन की मनमानियों पर रोक लगाकर एशिया में पावर बैलेंस कर सकता है। चीन शुरुआत से ही क्वाड का विरोध करता रहा है, क्योंकि चीन मानता है कि क्वाड उसे ग्लोबल लीडर बनने से रोकने की एक स्ट्रेटजी है। चीनी विदेश मंत्रालय का आरोप है कि क्वाड उसके हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। कई मौकों पर चीन क्वाड को एशियाई नेटो तक कह चुका है। क्वाड को लेकर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, उससे चीन और उसके चाहने वाले बेहद डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में देखकर सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी बेचैन है। बाइडेन और मोदी की मुलाकात को देखकर पाकिस्तान की आर्मी दहशत में है, लेकिन मोदी को इन दोनों की कोई परवाह नहीं है। वो तो बस भारत का झंडा लेकर क्वाड देशों की बैठक के बाद न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी के लिए न्यूयॉर्क में ऑडिटोरियम तैयार है। वहां पीएम मोदी इंडियन कम्युनिटी के लोगों को संबोधित करने वाले हैं। इस डायस्पोरा इवेंट को नाम दिया गया है इंडिया एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। इस इवेंट में शामिल होने के लिए 25,000 लोगों ने दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन इस जगह की क्षमता 14 से 15,000 लोगों की है, इसलिए इतने ही लोगों को इजाजत दी गई है। क्वाड की बैठक में दुनिया एक बार फिर से भारत की कायल हो गई। दुनिया की निगाहें भारत को विश्वगुरु की तरफ देखने लगी हैं। क्वाड समिट में भारत और पीएम मोदी के शांति के प्रयासों की खूब वाहवाही हुई। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान जो बाइडेन कई बार उनसे गले भी लगकर मिले हैं और इस बैठक के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों की मिसाल दी जाने लगी। मतलब साफ है कि दुनिया में भारत की पहचान एक ताकतवर मगर शांतिप्रिय देश के रूप में उभरी है और इसकी छाप पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में साफ देखी गई। ये वो तस्वीरें हैं जो 7 समंदर पार से आई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर भारतीय गौरवान्वित है। ये वो तस्वीरें हैं जो दुनिया में भारत की अहमियत को दर्शाती हैं। क्वाड इज हियर टू स्टे। पीएम मोदी शनिवार को जैसे ही पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी, 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 मोदी। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पारंपरिक परिधान पहने भारतीय समुदाय के लोगों ने हाथों में तिरंगा थाम रखा था। इस दौरान कुछ लोगों ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया, जिसके बाद वो क्वाड देशों की बैठक के लिए रवाना हो गए। क्वाड देशों की ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शहर डेलावेयर में हुई और वहां बाइडेन ने अपने आवास पर मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने मिलते ही एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद बाइडेन ने पीएम मोदी का हाथ थामा और उनको अपने घर के भीतर ले गए। इसके बाद एक और ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर साफ हो गया कि दुनिया के ताकतवर देश भी अब भारत को हल्के में लेने की गलती नहीं करते। वहां जब बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और जो बाइडेन के साथ पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो एक पत्रकार ने क्वाड के भविष्य पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में जो बाइडेन ने क्या कहा वो पहले सुनिए। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? What survive? The Quad, will it survive regardless of the outcome? Way beyond November.
इन तस्वीरों में भी भारत की अहमियत का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जब क्वाड देशों की बात हुई तो जो बाइडेन ने क्वाड के लंबा चलने का दावा किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने अपनी बात पर वजन डालने के लिए मोदी के कंधे पर हाथ रखा। इसके बाद क्वाड बैठक के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अगले साल भारत में होने वाली क्वाड बैठक का जिक्र किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. Unlike some international forums, the Quad it doesn't have a long history. That means it's not defined by tradition, but it also means it's not confined by it. It means that as it develops. वहीं जापानी पीएम फुमियो किशिदा ने पीएम मोदी की सराहना की और वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के आयोजन के लिए उनकी पहल को समर्थन दिया। क्वाड समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां आज वो मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। खबर है कि इस कार्यक्रम में करीब 14,000 लोग हिस्सा लेंगे। हिजबुल्लाह वो संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करता रहता है और इस संगठन को ईरान से पैसा मिलता है। इसके लड़ाकों को ईरान ट्रेनिंग देता है। यहां तक कि लेबनान में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की मौजूदगी तक है। रिपोर्ट देखिए आप। हिजबुल्लाह वो संगठन है जो इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करता रहा है। इस संगठन को ईरान से पैसा मिलता है। इसके लड़ाकों को ईरान ट्रेनिंग देता है। यहाँ तक कि लेबनान में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की मौजूदगी तक है। इजराइल हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाकर ईरान को क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि पानी सिर के ऊपर निकल गया है और हिजबुल्लाह को निस्तो नाबूद करने की इजराइल ने ठान ली है। यही कारण है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है वो बहुत सोच विचार कर छेड़ा है, बहुत सुनियोजित तरीके से, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील के बारे में जान लीजिए। इब्राहिम अकील का जन्म 1962 में पूर्वी लेबनान के बालबेक हरमेल प्रांत में हुआ था। इब्राहिम अकील को हज अब्दुल कादर के नाम से भी जाना जाता है। 1980 के दशक में हिजबुल्लाह की स्थापना के बाद से ही इसके साथ काम कर रहा था। इब्राहिम 1983 में बेरूत में स्थित अमेरिकी दूतावास और यूएस मरीन बैरक के पास हुए 2 ट्रक बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अमेरिका का आरोप है कि इब्राहिम ने 1982 और 1992 के बीच अमेरिकी और जर्मन नागरिकों के अपहरण करवाए। इब्राहिम के बारे में इससे ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से वो अपने मिशन छिपकर अंजाम दिया करता था। असल में हिजबुल्लाह के ज्यादातर टॉप कमांडो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जाती है। जुलाई में मारे गए कमांडर फवाद शुक्र के बारे में भी हिजबुल्लाह ने ज्यादा जानकारी बाद में बताई थी। इजराइल की नजर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडो पर है। जो पेजर धमाके हुए उसमें भी कमांडो को ही टारगेट किया गया, जिनकी संख्या 5 से 7 हजार बताई जाती है। यहाँ आपको हिजबुल्लाह की हायरार्की समझ लेनी चाहिए, जिसमें उन कमांडो के नाम भी हैं जिसे इजराइल ने ढेर कर दिया। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ, इब्राहिम अकील ऑपरेशन हेड, अली करकरी रीजनल हेड, विसाम अल ताविल राडवान यूनिट कमांडर जिसकी मौत 8 जनवरी 2024 को हुई, अब्दुल्ला तालेफ नस्र यूनिट कमांडर का हेड जिसकी मौत 11 जून 2024 को हुई, मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट कमांडर जिसकी मौत 3 जुलाई 2024 को हुई। इजराइल अपने दुश्मनों को नहीं बख्शता और उनका काम तमाम करने का तरीका भी ऐसा है कि दुश्मनों को भनक तक नहीं लगती। नेतन्याहू पर आरोप लग रहे हैं कि हमलों में आम लोग, महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। इजराइल की दलील है कि जब अक्टूबर 2023 में उसके देश में घुसकर लोगों को मारा गया, अगवा कर लिया गया, तब ये आवाजें कहाँ थी? मासूमों की मौत पर चीखने वाले तब खामोश क्यों थे? नेतन्याहू का साफ कहना है हमास बंधकों को रिलीज कर दे, वो हमास के खिलाफ हमले बंद कर देंगे, लेकिन हमास ऐसा करने के लिए राजी नहीं है और नेतन्याहू कह चुके हैं कि वो हमास के अंतिम आतंकी को मौत की नींद सुलाने तक हमले जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह हमास का सपोर्टर है, लिहाजा अब वो भी
जद में है। यही कारण है कि इजराइल के अधिकारियों ने लगातार इस बात के संकेत दिए हैं कि उनका ध्यान अब गाजा पट्टी पर हमास से हटकर लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ शिफ्ट हो गया है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी कहा है कि अब युद्ध नया चरण में पहुंच गया है। लेबनान में पेजर वॉकी टॉकी धमाके के बाद इजराइल ने गाजा से अपने कई सैनिकों को नॉर्थ इजराइल में लेबनान के साथ सटी सीमा पर तैनात कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पलटवार करने की सूरत में उसे तगड़ा जवाब दिया जा सके। Amr, we continue to speak every day with our Israeli counterparts about what's going on in Gaza, and certainly about the increased tensions along the blue line. That's the border between Israel and Lebanon. As you know, Amos was just there recently, so our intensive diplomacy efforts continue. We continue to believe that a diplomatic solution is the best way forward, vice escalating any of the military conflict. हिजबुल्लाह अब तक इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ है। फिलहाल हिजबुल्लाह के कई लड़ाके घायल हैं। ऐसे में अगर उसने बड़ा हमला किया तो इसे इजराइल के साथ जंग छिड़ने का खतरा है, जिसके लिए हिजबुल्लाह तैयार नहीं दिख रहा है और इजराइल इसी मौके का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह को रौंद रहा है। तारीख 17 सितंबर, समय दोपहर के 3:30 बजे लेबनान में एक के बाद एक धमाके होने लगे जो लगभग 1 घंटे तक जारी रहे। इन धमाकों का तरीका आम नहीं था। इतिहास में पहली बार पेजर में ब्लास्ट हो रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों का मकसद चंद मिनटों में 4000 हिजबुल्लाह कमांडो को मारना था, जिन्हें इजराइल दुश्मन मानता है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हुई तो वहीं हजारों घायल हुए। हिजबुल्लाह अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर हुए धमाकों से उबर ही रहा था कि अगले ही दिन तारीख 18 सितंबर, समय शाम के 4 बजे वॉकी टॉकी में धमाके होने लगे। हमले में 25 लोग और मारे गए। दोनों घटनाओं में 37 मारे गए। लगातार 2 दिन हुए हमलों के बाद हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। 19 सितंबर के शाम को दिए भाषण में नसरल्लाह ने कहा, मैं पलटवार के लिए समय, जगह और तरीके का जिक्र नहीं करूंगा, पर इजराइल को जवाब जरूर मिलेगा। اللي صار امبارح في منطقة الضاحي الجميع بيعرف انه كانت الفرق الاسعافيه والانقاذيه والدفاع المدني عم يشتغلوا يعني امبارح من بعد الضرب الى طول الليل الى الان بازاله الركام ولحتى نحن نقدر نستخرج الجرحى والضحايا। 3 महीने पहले 30 जुलाई को हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत इजरायली एयर स्ट्राइक में हो गई। इसके अगले ही दिन ईरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। दोनों मौतों के बाद यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।